नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। आपके साथ मैं हूं अंकिता और सबसे पहले एक नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी की वरिष्ठ नेता सुषमा स्वराज का निधन। 67 साल की उम्र में दिल्ली के एम्स में ली आखिरी सांस। पूरे राजकीय सम्मान के साथ आज होगा अंतिम संस्कार। देश भर में शोक की लहर। सुषमा स्वराज के निधन पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत कई हस्तियों ने जताया शोक। राष्ट्रपति ने कहा, देश ने प्रिय बेटी खोई। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा, ओजस्वी नेता और मैंने एक निकट सहयोगी खोया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारतीय राजनीति का एक महान अध्याय खत्म। सुषमा स्वराज के निधन पर देश के साथ साथ दुनिया भर के कई नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। नेता अफगानिस्तान, बांग्लादेश और मालदीव समेत कई देशों ने जताया शोक। अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई ने कहा, बहन सुषमा स्वराज के जाने से पहुंचा गहरा आघात। संसद के बजट सत्र का आज आखिरी दिन। राज्यसभा के एजेंडे में जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक संशोधन विधेयक समेत 4 विधेयक विचार और पारित कराने पर होगा सरकार का जोर। केंद्रीय रेशम बोर्ड के लिए निर्वाचन का प्रस्ताव। रिकॉर्ड कामकाज के साथ लोकसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा, पहली बार एक सत्र में सबसे ज्यादा 36 विधेयक किए गए पारित। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक और 3 तलाक समेत कई अहम विधेयकों को मिली मंजूरी। पूर्व विदेश मंत्री और बीजेपी की वरिष्ठ नेता सुषमा स्वराज का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वो 67 साल की थी। उन्हें कल रात सीने में दर्द की शिकायत के बाद एम्स लाया गया था, जहां डॉक्टर्स की लाख कोशिशों के बावजूद उन्हें नहीं बचाया जा सका। दिल्ली सरकार ने सुषमा स्वराज के निधन पर 2 दिन का शोक व्यक्त किया है। 67 साल की सुषमा राजनीति में 25 बरस की उम्र में आई थी। बीजेपी की ओजस्वी वक्ताओं में शुमार। सुषमा का जन्म 14 फरवरी 1952 को हरियाणा के अंबाला छावनी में हुआ था। 1977 में महज 25 साल की उम्र में वो हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री बन गई थी। नेतृत्व क्षमता के लिहाज से सुषमा स्वराज को बीजेपी में दूसरी पीढ़ी की सबसे दमदार राजनेताओं में गिना जाता रहा है। 2014 में हुए लोकसभा चुनावों में उन्होंने विदिशा से जीत हासिल की। उनकी काबिलियत और पार्टी में उनके योगदान को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें विदेश मंत्री बनाया। इंदिरा गांधी के बाद सुषमा स्वराज दूसरी ऐसी महिला थी जिन्होंने विदेश मंत्री का पद संभाला था। सुषमा स्वराज के राजनीतिक करियर ने साल 1999 में बड़ा मोड़ लिया और उन्हें कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के खिलाफ कर्नाटक की बेलारी सीट से चुनावी रण में उतारा गया। और इस पर चर्चा करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार अशोक टंडन जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। साथ ही साथ पंचानन मिश्रा इस वक्त सुषमा स्वराज के निवास के बाहर मौजूद हैं, उनसे भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले रुख करते हैं अशोक टंडन जी का। अशोक जी, कितनी बड़ी क्षति इसे आप मानते हैं, जिस तरह से एक अध्याय की समाप्ति हुई है, अंत हुआ है, और उसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट करके किया था और दुख जताया था। लेकिन इस वक्त हम आपको सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पहुंचे हैं अंतिम दर्शन करने के लिए। श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए रामनाथ कोविंद यहां पर नजर आ रहे हैं और कुछ ही क्षणों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहां पर पहुंचेंगे। सुषमा स्वराज के अंतिम दर्शनों के लिए तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं का जमावड़ा यहां पर लगा हुआ है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद सुषमा स्वराज के अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे। शोकाकुल परिवार से मुलाकात करते हुए, अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए राष्ट्रपति यहां पर नजर आए हैं।
सुषमा स्वराज के निधन के बाद भारतीय राजनीति एक स्वर्णिम अध्याय का, एक युग का अंत हुआ है। उनके करिश्माई व्यक्तित्व का हर कोई कायल था, न केवल देश में बल्कि विदेशों में भी। उनकी सहृदयी जो छवि थी उसकी हर कोई प्रशंसा करता था। और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी यहाँ पर पहुँचे उनके अंतिम दर्शन के लिए, और अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ पर पहुँचेंगे। अशोक टंडन जी, कितनी बड़ी क्षति के तौर पर आप इसे देखते हैं भारतीय राजनीति के इतिहास में? सुषमा स्वराज भारतीय राजनीति में महिला सशक्तिकरण का एक मिसाल थी। देखिए, बहुत ही साधारण परिवार से आते हुए भी उन्होंने अपने छात्र जीवन में जिस प्रकार से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के साथ जुड़कर एक ओजस्वी वक्ता के तौर पर वो उभरी हरियाणा की राजनीति में, और जब इमरजेंसी के बाद 1977 में जनता पार्टी बनी और उसमें जनता पार्टी के टिकट पर वो वहाँ से एमएलए बनी और 25 वर्ष की उम्र में हरियाणा में महिला कैबिनेट स्तर की मंत्री बनी। तो वहाँ से जो उनका राजनीतिक जीवन शुरू हुआ और 1980 में जब जनता पार्टी टूट गई तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ अपना नाता जोड़ा और लगातार वहाँ से वो आगे बढ़ती रही। फिर वो केंद्र की राजनीति में आई और 1996, 98 और 99 3 बार जो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार एनडीए की बनी उसमें वो मंत्री थी, सूचना प्रसारण मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, इतने बड़े पद पर वो रहते हुए आगे बढ़ती गई। और उसके बाद उनको पार्टी ने जो भी जिम्मेदारी दी, दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर उनको लाया गया, बेल्लारी से श्रीमती सोनिया गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए भेजा गया। तो वहाँ पर वो कन्नड़ भाषा में भी भाषण करती थी। उनकी किसी भी भाषा को एक तरह से सीखने की जो एक अद्भुत उनमें एक क्षमता थी, उसको देखकर लोग हैरान थे कि बेल्लारी में वो वहाँ पर स्थानीय भाषा में चुनाव प्रचार कर रही थी। उसके बाद फिर जब 2009 में उनको लोकसभा में विपक्ष का नेता बनाया गया और वो पूरे 5 साल विपक्ष का नेता के तौर पर उन्होंने एक प्रभावी भूमिका निभाई। और उसके बाद जैसा अभी आप भी कह रहे थे कि 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में उन्हें विदेश मंत्री का पद दिया। तो इतने लंबे राजनीतिक सफ़र में उन्होंने लगभग हर पद पर काम किया। और भारतीय जनता पार्टी में राजमाता विजयराजे सिंधिया के निधन के बाद वो पार्टी की सबसे वरिष्ठ महिला नेता के तौर पर रही, पार्टी की वो प्रवक्ता भी रही। तो एक लंबा जीवन जो उन्होंने राजनीति में जिया, मैं समझता हूँ कि महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ा प्रेरणा स्रोत थी। क्योंकि महिलाओं को जिस प्रकार से हम देखते हैं कि बहुत कम महिलाएं राजनीति में शिखर पर पहुंचती हैं, और उस तरह से उन्होंने जो विदेश नीति के तौर पर, विदेश मंत्री के तौर पर अपनी एक छाप छोड़ी, उसका भी प्रभाव पूरी विश्व में उनका जो भ्रमण हुआ तो उससे भारत की जो एक छवि थी उसको सुधारने में, और बहुत अत्यंत संवेदनशील राजनेता, और उसका उदाहरण उन्होंने प्रस्तुत किया जब वो विदेश मंत्री थी। तो कोई भी भारतीय या भारतवंशी कहीं भी दुनिया में अड़चन में आता था तो वो सीधा सुषमा स्वराज को संदेश देकर, और वो ट्वीट पर सुषमा जी उसको आश्वस्त करती थी और तुरंत सहायता पहुंचती थी दुनिया के किसी भी कोने में। ट्विटर पर जो राजनेता आए उनमें मैं समझता हूँ सबसे पहले सुषमा स्वराज ने इतनी बहुत बड़ी फॉलोइंग अपनी खड़ी की। और इस तरह से हम देखते हैं कि एक ओजस्वी वक्ता के तौर पर और एक प्रखर प्रशासक, राजनेता, महिला, ये सब एक उदाहरणीय उन्होंने प्रस्तुत किए। और बहुत बड़ी क्षति है भारत की राजनीति में, भारत के संसदीय जीवन में, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी सांसद के तौर पर उनको पार्लियामेंटेरियन अवार्ड भी मिले। तो मुझे लगता है कि उनका जो जीवन है वो भारत की राजनीति में महिलाओं के लिए अनुकरणीय है। और उसके चलते हम देखते हैं कि कितनी महिलाएं आगे राजनीति में आ रही हैं। और इस लोकसभा में जिसमें सुषमा स्वराज जी ने स्वयं
स्वास्थ्य कारणों से चुनाव नहीं लड़ा। इस बार 78 महिलाएं जीत कर आई हैं लोकसभा में। तो मैं समझता हूं कि एक बेमिसाल उनका जीवन रहा है और आज पूरा देश उनको भावभीनी श्रद्धांजलि दे रहा है। और इस समय देश शोक में डूबा हुआ है और ऐसे में हर तरह से विदेशों से भी उनके प्रति श्रद्धांजलि आ रही है। तो सचमुच में उनके जाने से जो क्षति हुई है उसको पूर्ण करना बहुत ही अत्यंत मुश्किल है। बिल्कुल, साथ ही न केवल सुषमा स्वराज एक प्रखर वक्ता रही हैं, सौम्य और मृदुल भाषा स्वभाव की वजह से वो भारतीय राजनीति में जानी जाती हैं और इसीलिए उन्होंने एक बड़ा मुकाम भी हासिल किया है जो आज तक देश की किसी भी महिला राजनेता ने हासिल नहीं किया। और यही वजह है सर कि सुषमा स्वराज को देश की अकेली महिला राजनेता होने पर असाधारण सांसद पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। जिस तरह से वो लोगों की मदद के लिए हमेशा तत्पर भी दिखाई देती रही हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? हमेशा लोगों की मदद वो करती रही हैं और इसीलिए उन्हें सम्मानित भी अशोक टंडन जी उनको सम्मानित किया गया और साथ ही साथ असाधारण सांसद पुरस्कार से उन्हें नवाजा गया। किस तरह से आप इसे देखते हैं? बिल्कुल, देखिए जैसे मैंने पहले कहा कि उनका जो राजनीतिक जीवन था, लंबा सफ़र था, उसमें उनकी ओजस्वी वाणी और उनके जो भाषण की कला थी मंत्रमुग्ध करने वाली। आमतौर पर भारतीय जनता पार्टी में ये माना जाता था कि अटल बिहारी वाजपेयी के बाद अगर कोई प्रखर वक्ता भारतीय जनता पार्टी में है तो वो सुषमा स्वराज है। और इसी कारण हर चुनाव अभियान में उनकी बहुत मांग रहती थी और उनकी जो ओजस्वी वाणी थी और बिल्कुल एक मंत्रमुग्ध करने वाली, और उसी कारण सुषमा स्वराज एक बहुत लंबा सफल राजनीतिक जीवन भी जी पाई। तो ये वो उनकी जो प्रखर वक्ता की जो कला थी वो संसद में भी दिखाई दी। और सुषमा स्वराज दोनों सदनों की सदस्य रही हैं, लोकसभा की भी और राज्यसभा की भी। तो दोनों सदनों में उन्होंने अपने एक संसदीय जो एक प्रणाली को ध्यान में रखते हुए, मर्यादा में रहते हुए उन्होंने जो एक छाप छोड़ी, वो भी आज के सांसदों और आने वाली पीढ़ी के सांसदों के लिए भी एक उदाहरण है, क्योंकि कभी भी मर्यादा को उल्लंघन नहीं किया। अपने राजनीतिक जीवन में कभी उन्होंने अनुशासन को नहीं छोड़ा, कभी दल बदल नहीं किया। जिस पार्टी के साथ जुड़ी अंत तक उस पार्टी के साथ वो उसके योगदान देती रही। तो इसीलिए उनको बेस्ट पार्लियामेंटेरियन का अवार्ड भी दिया गया। और मैं जैसे कहा कि इतनी सरल और जिस प्रकार से उनकी वाणी, ओजस्वी वाणी भाषण में थी, वैसे ही मधुरता उनके बातचीत में भी, और इतना अपनापन जिस किसी को भी मिलती थी। जो लोग भी सुषमा जी के निकट रहे या उनको जानते हैं, सुषमा जी हर व्यक्ति को, हर पत्रकार को, हर राजनेता को नाम से बुलाकर उनका अभिवादन किया करती थी। उन्होंने कभी भी बिना नाम लिए किसी को भी अपने परिचित को बुलाया नहीं है। तो एक आत्मीयता जो उन्होंने बनाई, जो भी उनके संपर्क में आया वो उनका अपना होकर हर कोई उनका अपना हो गया, उनका मुरीद हो गया है। मेरे वरिष्ठ सहयोगी और विदेश मामलों के जानकार अखिलेश सुमन भी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। अखिलेश जी, एक बड़ी क्षति देश के सामने यहाँ पर सुषमा स्वराज के निधन के बाद सामने आई है, लेकिन जिस तरह से सुषमा स्वराज अपने सौम्य स्वभाव की वजह से जानी जाती थी, उतना ही वो अपने बुलंद हौसलों की वजह से भी जानी जाती हैं, बेबाकी के लिए जानी जाती हैं। सरकार एक की हम बात करें, मोदी सरकार के पहले कार्यकाल की हम यहाँ पर बात करें तो कई विदेशी दौरे उन्होंने किए हैं विदेश मंत्री के तौर पर अपने कार्यकाल के दौरान। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की मजबूत छवि बनाने में कामयाबी यहाँ पर हासिल की है सुषमा स्वराज ने। एक अलग पहचान निश्चित तौर पे इसके बारे में मैं बताऊंगा, लेकिन इसके पहले मैं एक बात यादगार के रूप में बताऊं। जी बिल्कुल बिल्कुल, इस पर मैं आऊं उसके पहले मैं एक यादगार के रूप में एक बात बताता हूं। राज्यसभा में जब सुषमा स्वराज थी और उस समय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे और न्यूक्लियर डील का मामला चल रहा था,
और सुषमा स्वराज को बीजेपी ने चिन्हित किया था कि वो न्यूक्लियर डील मामले पे बोलेंगी। सबको काफ़ी हैरत थी कि न्यूक्लियर डील में उसमें काफ़ी टेक्निकल चीज़ें थी और सुषमा स्वराज बोलेंगी, फिर भी सुषमा स्वराज को सुनने के लिए पूरा प्रेस गैलरी भी खचाखच भरा हुआ था। और जो सुषमा स्वराज ने जो भाषण दिया, मैं आपको बताऊं कि सुषमा स्वराज के भाषण से पूरा पिन ड्रॉप साइलेंस राज्यसभा में, पूरा पिन ड्रॉप साइलेंस। न्यूक्लियर डील काफी विवादास्पद डील था जिस पर कि बिल्कुल अखिलेश जी, आपको मनमोहन रोकना सिंह चाहेंगे सरकार इस काफी रिस्क ले वक्त रही मेरे थी। सहयोगी पंचानन मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सुषमा स्वराज के आवास के बाहर वो मौजूद हैं। पंचानन, इस वक्त वहाँ पर क्या कुछ हो रहा है? अब से कुछ ही देर पहले राष्ट्रपति यहाँ पर पहुँचे थे, अपना श्रद्धा सुमन उन्होंने अर्पित किया, अंतिम दर्शन के लिए पहुँचे थे। फिलहाल क्या कुछ है? देखिए, अभी कुछ देर पहले ही राष्ट्रपति यहाँ पहुंचे थे और वो अंतिम दर्शन कर सुषमा स्वराज जी का वो निकल गए यहाँ से। ओम बिरला जो कि लोकसभा के स्पीकर है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और करीब 9:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ पर आने का कार्यक्रम है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। उसके बाद शाम को वो अंतिम संस्कार में भी शामिल होंगे और सुषमा स्वराज को लोग अपने अपने तरीकों से याद कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह की वक्ता थी, जिस तरह की संसद रही, पार्लियामेंटेरियन रही, जिस तरह की मंत्री रही, विदेश मंत्री, बहुत सी यादें उनके लोगों के जहन में है। हमारे साथ पूर्व वित्त राज्य मंत्री हैं, राज्यसभा के सांसद हैं शिव प्रताप शुक्ला। सर, आज की राजनीति में कम से कम सुषमा स्वराज जी का जो एक कंडक्ट रहा है उसको जरूर याद किया जाएगा। आज के राजनीति में वो दल की नहीं बल्कि दल से बहुत ऊपर उठी हुई एक राजनेता थी। हर दल उनको स्नेह देता था, आदर करता था। विदेश मंत्री रहते हुए उन्होंने विदेश विभाग को भारत के लोगों के साथ जोड़ देने का काम किया था और अगर कोई विदेश में कहीं फंसा रहता था तो उसको भी ढूंढ करके भी उसके परिवार तक पहुंचाने का काम करती थी। सुषमा स्वराज का व्यक्तित्व अद्भुत था। काम करने में वो पुरुष से अधिक थी, स्नेह देने में उनके मातृत्व का कोई जवाब नहीं था। और मेरी तो व्यक्तिगत क्षति इस नाते हुई कि मैं जब उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ा करता था तो चुनाव में, हमारे विधानसभा के चुनाव में जाती थी, बल्कि मेरे 4 चुनाव में जीत चुका था। 5वें चुनाव में 2002 में भी वह गई और ये कहीं कि भाई आज तो मैं, वैसे पहले वोट मांगने के लिए आती थी भाजपा प्रत्याशी के लिए, आज मैं अपने मतदाता के लिए वोट मांगने के लिए आई हूँ, क्योंकि इन्होंने मत दे करके मुझे राज्यसभा में भेजने का काम किया है, तो मैं वह ऋण उतारने के लिए आई हूँ। इस प्रकार से भावुक होकर के उन्होंने मेरे लिए वोट मांगा था। सर्वाधिक क्षति मेरी हुई और मैं समझता हूँ देश का हर राजनीतिक पार्टी अपनी क्षति मान रहा है। तो ये थे, देखिए, शिव प्रताप शुक्ला जी जो अलग अलग अपने अनुभव बता रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सुषमा स्वराज जी के अंतिम दर्शन के लिए उनका जो पार्थिव शरीर है उनके व्यक्तिगत आवास पर रखा गया है और देखिए कई तरह जो वीआईपी हैं उनका लगातार आना जारी है। सामान्य लोग भी पहुंच रहे हैं, वीवीआईपी भी पहुंच रहे हैं और लोग याद भी कर रहे हैं, न सिर्फ इसलिए क्योंकि वो केंद्रीय मंत्री रही, न सिर्फ इसलिए कि वो भारतीय जनता पार्टी के नेता रही, बल्कि सहज रूप से, चाहे वो पत्रकारों के बीच में उपलब्ध रहने का मामला हो या उनकी भाषा शैली हो या उनकी बातचीत करने का तरीका हो, वो जो सौम्यता हो, लोग उसको भी जरूर याद कर रहे हैं और उनके जो प्रखर भाषण हुआ करते थे उनकी भी याद जरूर की जा रही है। बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहिए पंचानन। अखिलेश सुमन भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अखिलेश, सुषमा स्वराज के व्यक्तित्व के बारे में अगर हम जानना चाहें तो आपने कई बार उनके साथ आपको काम करने का मौका मिला है, आप किस तरह से देखते हैं उनके व्यक्तित्व को? हाँ, निश्चित तौर पे जो मैं एक उदाहरण दे रहा था कि न्यूक्लियर डील के मामले पे बीजेपी ने उन्हें चिन्हित किया था कि वो बोलेंगी राज्यसभा में, और न्यूक्लियर डील का मामला ऐसा था जिसके बारे में काफ़ी गहन विवाद था। और वैसे में सुषमा स्वराज ने जब अपनी बात ख़त्म की, इतने तथ्य, इतने आंकड़े, इतने तर्क, उसके बाद पिन ड्रॉप साइलेंस पूरे राज्यसभा में था और समझ में नहीं आ रहा था। कांग्रेस की सरकार थी उस समय, यूपीए की, और उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि अब किसको उतारा जाए। उसके बाद अंबिका सोनी को उतारा गया। अंबिका सोनी ने ट्रेजरी बेंच से, और उनका पहला वाक्य था कि सुषमा स्वराज जी, आप बहुत अच्छी हिंदी बोलती हैं लेकिन इस हिंदी का उपयोग इस तरीके से न करें। तो यह था सुषमा स्वराज का व्यक्तित्व। इतनी प्रखर बुद्धि, इतने प्रखर वक्ता थी वो कि उन्होंने अपने तर्क से पूरे राज्यसभा को मौन कर दिया था, पूरी सरकार को मौन कर दिया था। सुषमा स्वराज के बारे में 2-3 और बातें हैं। जैसे सुषमा स्वराज जब विदेश मंत्री बनी तो उसके बाद उन्होंने कोई इंटरव्यू नहीं दिया किसी मीडिया को। हम लोगों ने कई बार उनसे पूछा कि आप इंटरव्यू दीजिए, तो एक बहुत बड़ी बात उन्होंने कही कि देखिए, मैं सभी मीडिया को तो इंटरव्यू नहीं दे सकती हूँ, लेकिन अगर मैं 1 को या 2 को या 3 को दे दूँ तो
कि आप सभी लोगों की नौकरी खतरे में पड़ जाएगी, 3 को दे दिया, 2 को दे दिया और आपको नहीं मिला। तो इसलिए मैं नहीं चाहता कि किसी भी बीट कॉरेस्पॉन्डेंट जो है, जो विदेश मंत्रालय कवर करता है, उसके ऑफिस में ये बात जाए कि ये इंटरव्यू नहीं ला पाए और वो इंटरव्यू ले पाए, क्योंकि सुषमा स्वराज का जो पूरा विदेश मंत्री के रूप में जो कार्यकाल था, काफ़ी सघन गतिविधियों से भरा पड़ा था। काफ़ी विदेश मंत्रालय का काम काफ़ी बड़ा था उस समय, और उस समय इंटरव्यू में कहने के लिए उनके पास काफ़ी बातें थी, लेकिन उन्होंने कभी इंटरव्यू नहीं दिया और उसका कारण यही बताया कि मैं नहीं चाहता था कि कोई पत्रकार अपने ऑफिस में उसकी नौकरी प्रभावित हो। तो ये एक इस तरह की संवेदनशीलता, हालांकि बहुत ही हल्के तरीके से उन्होंने कहा है, जो चुटकी लेकर कहा, लेकिन ये बात सबको लग गई कि हाँ, किस तरीके से वो ध्यान रखती है। उसके अलावा जब वो विदेश मंत्रालय के काम काज से लोगों के साथ मिलती जुलती थी, बिल्कुल। और अखिलेश, कई बार इसी तरह से उन्होंने अपने कामों से, अपनी बातों से लोगों को अपना मुरीद भी बना लिया। आप बने रहिए हमारे साथ। तो पूर्व विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज का कल रात दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वो 67 साल की थी। सुषमा स्वराज ने अपने राजनीतिक जीवन में न सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत का प्रतिनिधित्व किया, बल्कि अपनी कार्यशैली में मानवता और ममता का अनूठा मिश्रण कर राजनीति में एक उदाहरण पेश किया। सुषमा स्वराज जब किसी से मिलती तो दिल खोल कर मिलती थीं। उनकी सहजता से संवाद आसान हो जाता था। राजनीति में सहज संवाद ही तो सबसे बड़ी बात होती है। ये थी सुषमा स्वराज की खासियत। एक विदेश मंत्री के तौर पर कई बार ऐसे मौके आए जब उन्होंने भारतीय नागरिकों को संकट में पाया। ऐसे में उन्होंने एक मंत्री की ताकत का उपयोग तो किया ही, साथ ही मानवता का जोर भी लगाया, और तब तक लगाया जब तक संकट गुजर न गया हो। वो जिससे भी मिलती उस पर अपनी अमिट छाप छोड़ जाती। उनका ये निर्मल स्वभाव उनकी ताकत थी, ना कि उनकी कमजोरी। ये उनकी ताकत ही थी कि उनके राजनीतिक विरोधी भी उनके मित्र थे। ये उनकी ताकत ही थी कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की स्थिति को उन्होंने संभाला और अपने पक्ष में किया। 14 फरवरी 1952 में हरियाणा के एक राजनीतिक परिवार में जन्म लेने वाली सुषमा स्वराज पेशे से वकील थीं। उन्होंने जयप्रकाश आंदोलन के वक्त राजनीति में कदम रखा। 1977 में मात्र 25 साल की उम्र में वो हरियाणा विधानसभा के लिए चुनी गईं और उन्हें सबसे कम उम्र की कैबिनेट मंत्री बनने का सम्मान प्राप्त हुआ। 1998 में वो दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी। इसके अलावा उन्होंने केंद्र में सूचना प्रसारण मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री और यूपीए 2 में नेता विपक्ष का पदभार भी संभाला। अपने राजनीतिक जीवन में वो 3 बार राज्यसभा और 4 बार लोकसभा के लिए चुनी गईं। पिछले कुछ दिनों से उनकी सेहत ठीक नहीं थी। इसी वजह से उन्होंने 2019 का लोकसभा चुनाव भी नहीं लड़ा था। खराब स्वास्थ्य के बावजूद देश दुनिया पर उनकी नजर हमेशा रहती थी और ट्वीट कर वो हमेशा अपने विचारों को समाज के सामने रखती थीं। आज सुषमा स्वराज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी वो सहज मुस्कान, उनका ममतामयी व्यक्तित्व हमेशा यादों के खजाने में चमकता रहेगा। और आखिर में अशोक टंडन जी, आपसे छोटा सा वक्तव्य यहाँ पर सुषमा स्वराज को लेकर जाना चाहेंगे। कुशल वक्ता रही हैं, सौम्य हृदय वाली नेता रही हैं, तभी सभी की वो मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रही हैं। आप किस तरह से सुषमा स्वराज के व्यक्तित्व को देखते हैं? कि सुषमा स्वराज को आज देश याद कर रहा है तो उनके ओजस्वी वाणी को, उनकी संसदीय मर्यादा में रहकर संसदीय जो उन्होंने एक छाप छोड़ी सांसद के तौर पर, एक प्रशासक के तौर पर, मंत्री के तौर पर, दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर, हरियाणा में मंत्री के तौर पर, तो एक मैं समझता हूँ एक समग्र जीवन अगर देखा जाए तो एक आदर्श महिला, एक आदर्श पत्नी, एक आदर्श राजनेता और एक आदर्श मंत्री। और मैंने पहले भी कहा है कि महिला सशक्तिकरण का एक उदाहरण प्रस्तुत किया सुषमा स्वराज ने अपने जीवन में, और ये देश के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है
मैं समझता हूँ आने वाली पीढ़ियाँ भी सुषमा स्वराज के इस व्यक्तित्व को याद करती रहेंगी और उनसे प्रेरणा लेती रहेंगी। अखिलेश, सुमन जी, एक करिश्माई व्यक्तित्व की धनी रही हैं सुषमा स्वराज, और यही वजह है न केवल देश में विदेश में, न केवल पक्ष में बल्कि विपक्ष में हर कोई सुषमा स्वराज का मुरीद रहा है। निश्चित तौर पे, और सुषमा स्वराज का मुरीद रहने का एक कारण यह भी है कि सुषमा स्वराज ने जिसे भी मदद की ज़रूरत पड़ी उन्होंने अपनी क्षमता से मदद किया। और सुषमा स्वराज एक तरीके से कहें कि जब जनता पार्टी की सरकार में थी तो उनका समाजवादियों से भी अच्छा संपर्क बना और उसके बाद बीजेपी के साथ भी उनका संपर्क था। आप देख रही हो कि उनके घर पे आज सुबह ओवेन चांडी जो केरल के पूर्व मुख्यमंत्री थे वो भी आए थे, और उसके अलावा टीएमसी के नेता डेरेक ओब्रायन भी थे। तो इससे आप समझ सकती हैं कि सुषमा स्वराज बीजेपी सरकार की पूर्व विदेश मंत्री होने के बावजूद एक क्रॉस पार्टी उनका किस तरीके से संपर्क था, और जिसने भी सुषमा स्वराज से मदद मांगी, जिस तरीके से भी हुआ सुषमा स्वराज ने उसकी मदद की। और इसका एक खास बात यह है इसमें कि सुषमा स्वराज न सिर्फ एक प्रशासक के रूप में बल्कि सुषमा स्वराज ने सारी समस्याओं को, सारे मामलों को एक मानवीय रूप में लिया। उन्होंने विदेश मंत्रालय में रही हो, चाहे वो या सूचना प्रसारण मंत्रालय में रही हो या स्वास्थ्य मंत्री के रूप में रही हो, मैंने उन सारे दौर को देखा है सुषमा स्वराज के, चाहे वो विपक्षी दल के नेता के रूप में रही हो लोकसभा में। बिल्कुल अखिलेश जी, और यही वजह है कि आज पूरा देश शोकाकुल है। आज उनका अंतिम संस्कार दोपहर 3 बजे किया जाएगा, और इससे पहले तमाम जो गणमान्य नेता हैं, गणमान्य लोग हैं, वो उनके अंतिम दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी। नमस्कार।